किसी भी कंपनी को जज करने से पहले, स्टॉक वैल्यू करने से पहले या फिर एडवांस रेशियोज कैलकुलेट करने से पहले एक सवाल आता है, इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है कि ये बिजनेस में टाइम के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे यूजिंग वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। आप सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रीड किया जाता है ताकि आप ग्रोथ पैटर्न्स, कॉस्ट चेंजेस और अर्ली वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई कर पाओ। यही वह फाउंडेशन है जहां रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शुरू होता है। तो अगर आपने कभी कंपनी के नंबर्स देखे हैं और सोचा है कि शुरुआत कहाँ से करूं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एशियन पेंट्स का टेम्पलेट, राइट। अगर आपने ये टेम्पलेट को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये टेम्पलेट तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस फ्रेमवर्क की पूरी डिटेल मेंशन करी है। अब हमने इसमें लिखा है एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंपनी के ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, राइट ना। कंपनी का ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड बेसिकली ये होता है कि हिस्टोरिकली कंपनी ने कैसा किया है। जैसे कि 2000 से 2001, 2001 से 2002 ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5 साल का डेटा लिया है। तो हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में आइटम्स जो भी हम डिस्कवर करेंगे या जो भी हम एनालाइज करेंगे वो कैसे मूव करता है, उसका ट्रेंड क्या है। इसलिए उसको ट्रेंड एनालिसिस बोला जाता है। इस ट्रेंड एनालिसिस में 3 पार्ट्स हैं, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस, राइट। नाउ इसमें वर्टिकल एनालिसिस को कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बोला जाता है। आपको शायद कॉमन साइज स्टेटमेंट पता होगा और वर्टिकल एनालिसिस, ये दोनों एक ही चीज होती है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट या वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है। हमें ये समझ में आ गया कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है। ट्रेंड एनालिसिस में हम ईयर ओवर ईयर देखना चाहते हैं कि लाइन आइटम्स कैसे मूव करता है। तो दो तरीके होते हैं एक्चुअली इसको एनालाइज करने का। पहला तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है। कॉमन साइज का जो एक पहला वर्ड है ना, कॉमन, इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ तो कॉमन चीज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट। ओके, इसका मतलब हम क्या करते हैं ना कि हर जो लाइन आइटम है, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं, हर लाइन आइटम को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं टॉप लाइन नंबर से। टॉप लाइन क्या होता है? टॉप लाइन आपका टोटल रेवेन्यू नंबर होता है। तो ये एशियन पेंट्स उसको टोटल इनकम बोलता है, पर टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, टोटल इनकम इज वन एंड द सेम, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हर साल के लिए, जैसे ये फिजिकल ईयर 2020 में हर आइटम, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, हर आइटम को हम टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ईच एंड एवरी लाइन आइटम को जब हम डिवाइड करेंगे और अल्टीमेटली उसको हम जब परसेंटेज में देखेंगे तो हमें कुछ एनालिसिस या कुछ डेटा दिखेगा जिससे हम कुछ डिकोड कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि ये 2020 के लिए हम, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट 20026 है, इसको डिवाइड करते हैं 20515.6। 2021 के लिए उसका डेटा हम यूज करेंगे, ठीक है। सो उसमें डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे 22015.8 और हम रिस्पेक्टिव लाइन आइटम्स को इस टॉप लाइन नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो हर साल के लिए वो नंबर, जो बेस नंबर है, वो चेंज होता जाता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। जब हम करेंगे तो आपको और समझ में आएगा एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, सो ये जो है पहला वाला रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, अभी क्या है, इसको लेना है 20026.0 डिवाइडेड बाय 20515.6, ठीक है। तो ये आ गया है 97.6%। ये ऑटोमेटिकली इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी परसेंटेज में फॉर्मेटिंग कर रखी है, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला, फर्स्ट आइटम। लेट्स डू दिस फॉर द सेकेंड आइटम। ओके, सेकेंड आइटम के लिए 22.4 डिवाइडेड बाय 20515.6। ओके, तो ये हो गया 0.1%। लेट्स डू इट फॉर द थर्ड आइटम। ये हो गया 162.9 डिवाइडेड बाय 20515.6, राइट। तो अभी हो क्या रहा है, ये देखिए, हर लाइन आइटम को हम डिवाइड कर रहे हैं रेवेन्यू से। ओके, अगर हमें 2021 के लिए करना है तो क्या होगा, 2021 के लिए होगा
440.2 डिवाइडेड बाय 22015.8, तो ये आ गया 97.4। अब आपने ये देखा कि मैं एक एक बार हर चीज़ के लिए मैं फॉर्मूला लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ। अब ये देखिए कि अगर आपको इतनी बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बहुत ही मेहनत वाला काम है, और इसको हम लोग डोंकी वर्क भी बोलते हैं। ज़रूरत नहीं है आपको उसको एक्चुअली ऐसा काम करने की। तो हमें बेसिकली ऐसा काम करना है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है बार बार, इसकी जगह पे बस हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, सिंगल फॉर्मूला, और वही सेम फॉर्मूला को जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे पूरे के पूरे स्टेटमेंट में, तो हमारा पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट बन जाना चाहिए भाई। इसको हम बोलेंगे स्मार्ट फॉर्मूला। और इनफैक्ट इसमें एक बस छोटा सा चेंज है, दैट्स इट। बस आपको वही पता करना है कि वो क्या है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले तो आप ये ऑब्जर्व करिए कि जब कॉमन साइज स्टेटमेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या है आपका, C9 है, C9 राइट। हर इसमें आपका C9 रहेगा। बेसिकली आपको हर चीज़ को रेवेन्यू से डिवाइड करना है, टोटल इनकम से डिवाइड करना है। बट ये C9 जो है ये डिवाइड हो जाता है D9 से, क्योंकि ये रो चेंज हो जाता है राइट। फॉर 2021 ये D5 डिवाइडेड बाय D9 हो जाता है। बेसिकली ये टोटल इनकम से डिवाइड हो रहा है राइट। तो अभी जब ये हम कर रहे हैं और इसको हमें करना है एक सिंगल फॉर्मूला के ज़रिए, तो बेसिकली अगर आप एक डिनोमिनेटर देखें तो हमें एक सिंगल चेंज करना है। वो सिंगल चेंज होगा कि आप ये डॉलर साइन लिखें इन फ्रंट ऑफ C9। अभी डॉलर साइन लिखने से क्या होता है कि जो भी, क्योंकि ये रो है राइट, रो नंबर 9 है, तो रो नंबर 9 अब मूव नहीं करेगा। जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे इस फॉर्मूला को ऊपर से नीचे तक के, तो रो नंबर 9 नहीं मूव करेगा, $9 ही रहेगा। और जब ये हम सेम चीज़ को कॉपी करेंगे लेफ्ट से राइट, जब C से D में करेंगे, तो ये फॉर्मूला चेंज होकर C9 की जगह D9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बस $9 लिखा है, तो मैं इसको अगर ऊपर से नीचे कॉपी करूँगा तो देखिए अब क्या हो रहा है। C सेम है क्योंकि सेम कॉलम में है, और $9 से क्या होता है, ये नंबर चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है कि आप सिंगल कॉलम में अगर आप ये फॉर्मूला टाइप करेंगे तो C9 जो डिनोमिनेटर में है वो चेंज नहीं होगा। ओके, अब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं। लेफ्ट से राइट अगर हम कॉपी करते हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि C के सामने डॉलर साइन नहीं है। इसका मतलब है C जब चेंज हो जाएगा D में। ओके, तो देखते हैं इसको। मैंने ये कॉपी पेस्ट किया तो आप देखिए न्यूमरेटर तो D5 हो गया, और डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं D हो गया है, $9, मतलब ये D9 हो गया है। तो इसेंशियली ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इस द कॉमन साइज स्टेटमेंट है, केवल एक सिंगल फॉर्मूला पे ही डिपेंडेंट है, वो है ये। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली कॉपी करना है मुझे ये फॉर्मूला, और पूरा का पूरा मुझे ये सिलेक्ट करना है टू द बॉटम। अब आपको शॉर्टकट आता है तो अच्छा है, नहीं तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, और ये देखिए तीसरा जो ऑप्शन है फॉर्मूला वाला, इसको पेस्ट करना है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला पेस्ट किया है तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट आपका एक ही झटके में बन गया है ना। ये कमाल की बात कि एक सिंगल फॉर्मूला कितना आपका टाइम बचा सकता है राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, Ctrl+Z किया मैंने। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका, Ctrl+C। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा ये सिलेक्ट किया पहले। ठीक है, Alt+E। ठीक है, S मतलब पेज स्पेशल होता है, और F फॉर्मूला, एंड ओके मतलब एंटर कर दो आप। तो ये जब आप एंटर कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला कॉमन साइज स्टेटमेंट पूरा का पूरा बना देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये कॉमन साइज स्टेटमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, बनाते कैसे। अब हमने बना लिया। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि भैया ये तो ट्रेंड एनालिसिस में काम आता है, तो अभी हमें करना क्या है, अब हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड कैसा चल रहा है। अब आपके सामने है ये नंबर्स पूरे के पूरे। ना आपके लिए सबसे इजी चीज़ करता हूँ, आपको ये पता होगा कि प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। तो इसमें आप देखेंगे ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना। तो ये प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है अपने को। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन 2022 में कम हुआ था 10.5%, फिर वो धीमे धीमे करके वापस ऊपर आ गया है। राइट, आपको ट्रेंड दिखने लग गया है, ट्रेंड एनालिसिस थ्रू कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, तो एशियन पेंट्स करता क्या है, मेनली पेंट्स
बेचता है, तो उसका आप देख रहे हैं कि मोटा-मोटा जो स्ट्रॉन्ग कोर बिज़नेस इसका चल रहा है 97.5%, 98% के आसपास बिज़नेस जो है वो सेल ऑफ प्रोडक्ट ही है, ठीक है? अदर इनकम बेसिकली ऊपर-नीचे होता जाता है, सर्विसेज़ की जो इनकम है वो भी थोड़ी बहुत इधर-उधर हो रही है, दैट इज़ फाइन, ठीक है? द अदर थिंग व्हिच यू शुड नोट, जो आपको देखना चाहिए कि अच्छा कॉस्ट कैसे मूव कर रहे हैं, है ना? कॉस्ट अगर आप देखेंगे 49.2, 46.9, 55.1%, है ना? काफ़ी बड़ा हो गया नंबर और फिर वापस फिर ये 43.9 हो गया। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना चाहिए ना, आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, व्हाई? तो कॉमन साइज़ स्टेटमेंट या कोई भी हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो हमारा सबसे पहले जो एनालिसिस का रीज़न होता है कि समझना कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है और हम उस क्वेश्चंस पे जाना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए। हमें अभी तक ये नहीं पता था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो इतना फ्लक्चुएट कर रहा है। 55.1 हो गया था 2022 में और फिर रिड्यूस होके 43.9% पे हो गया है, राइट? तो आपको ये पता चलता है कॉमन साइज़ स्टेटमेंट से कि क्यों और क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्यों करने के मतलब कैसे हुआ और ये कहाँ से हो रहा है, बेसिकली इसका आंसर तो आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। इसका पॉसिबली कॉस्ट ऑफ मटेरियल का आंसर हम ढूँढने की कोशिश भी करेंगे एनुअल रिपोर्ट में इन सम टाइम। लेकिन चलिए चलते हैं बाकी सारी चीज़ें भी और देख लेते हैं कि और क्या-क्या हो रहा है, इन्वेंट्री जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंजेस इन इन्वेंट्री 1% हो रही है यहाँ पे, राइट? लाइकवाइज़ अगर हम देखें एम्प्लॉयी बेनिफिट 6.17%, 5.8, मतलब कॉस्ट रिडक्शन हुआ है यहाँ पे ऐसा लग रहा है, राइट? एबिडा का ट्रेंड देखेंगे तो अगेन एबिडा 2022 में सबसे कम था। तो अगर आपको गेस करना है कि क्या हुआ ऐसा 2022 में, बेसिकली ये फिस्कल ईयर 2022 है तो मार्च 2022 की बात हो रही है। उस ईयर जो फिस्कल ईयर था उसमें ऐसा क्या हुआ कि ये बड़े नंबर्स जो है अजीब से लग रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि दीज नंबर्स आर रिलेटेड टू कोविड-19, राइट? जब कोविड-19 हुआ था तो घर में लोग पुताई नहीं करवा रहे थे, राइट? तो सारे कॉस्ट्स इनके एज़ इट इज़ मेंटेन थे, तो उसका तो कुछ तो इफ़ेक्ट होगा, राइट? तो ये मेनली ऐसे आपको ट्रेंड पता चलने लग जाता है और आप एक्चुअली इस कंपनी के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे कि आप ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अच्छा कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 13%, 14% फिर एकदम 10% हो गया, तो ये कोविड-19 के कारण हुआ। सिमिलरली अगर आप देखेंगे वापस अब 15% की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, तो एज़ प्रॉमिस्ड अभी देखते हैं एनुअल रिपोर्ट में चलते हैं और एनुअल रिपोर्ट को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो था वो क्यों हुआ इंक्रीज़ और डिक्रीज़, राइट? तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट ओपन करनी है, ठीक है? एनुअल रिपोर्ट में आप जब जाएँगे तो आपको ये सेक्शन मिलेगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसी में ही सारा डिस्कशन होता है कि अच्छा ये कॉस्ट हमारे बढ़े, रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट घटा, ऑल ऑफ दैट इज़ डिस्कस्ड इन दिस ओनली। तो आपको क्या करना है, आप इस सेक्शन में जाएँगे, आपको बेसिकली इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये सेक्शन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये मैंने काम ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मुझे पता है कि क्या हुआ है इसमें, ठीक है? अभी मैं आपको डायरेक्टली वहाँ लेके जाता हूँ जहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये हुआ क्या जिसके कारण आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो रिड्यूस हो गया। आपको देखना है यहाँ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है? ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में आप इधर आएँगे, द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड अ फेवरेबल डेवलपमेंट विद द सॉफ्टनिंग ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस from their previous highs. Okay, price correction in crude oil and other essential components also resulted in improved margin. ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे ये क्रूड ऑयल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेंट के लिए रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसकी प्राइजेस काफ़ी रिड्यूस हुई हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि ऐसा क्यों हुआ, ये रिड्यूस क्यों हुआ, राइट? तो यही होता है कि आप कॉमन साइज स्टेटमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपको ये पता चलता है कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं और कौन सा आंसर ढूंढना है एनुअल रिपोर्ट में। ठीक है, ये बात तो आपको अब समझ आ गई है। तो ये था हमारा कॉमन साइज ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने किया था इनकम स्टेटमेंट के लिए।
क्या आप सेम चीज़ आप बैलेंस शीट के लिए कर सकते हैं? हाँ या ना? ऑब्वियसली आप ये सेम चीज़ बैलेंस शीट के लिए भी कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट में जब आप कॉमन साइज़ स्टेटमेंट बनाएँगे, तो आप बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है, आपको ये देखना है हर आइटम जो है, ये ओवर द ईयर्स कैसा है कंपेयर्ड टू द टोटल एसेट्स या फिर टोटल लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब इसमें हम जब एसेट्स करेंगे, हम हर एसेट्स के आइटम्स को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स से। तो हमें पता चलेगा कि वो कितना रिफ्लेक्शन है, कितना कंट्रीब्यूशन है उसका टोटल एसेट्स में। सिमिलरली हर आइटम जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में है, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटीज से। ऑब्वियसली आप टोटल एसेट्स से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी ये दोनों सेम ही हैं इस केस में। ठीक है, तो हमें यहाँ बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। करने के लिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल। हर आइटम को हमें डिवाइड करना है। जैसे ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसको डिवाइड करना है किससे, टोटल एसेट्स से 16154.8। तो ये कितना है 29.5%। तो अब आपको डोंकी फार्मूला लिखना है या स्मार्ट फार्मूला लिखना है, आप सोच के देखिए। अगर आपको सेम चीज़ बार बार हर जगह लिखनी है, तो एक तो एक ही एक गलती आप बहुत करने वाले हो, दूसरा बहुत टाइम लगने वाला है, तीसरा उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्यों उसको करोगे, आप करोगे स्मार्टली, स्मार्ट फार्मूलाज लिखोगे जैसे कि आपने यहाँ लिखा था। सेम स्मार्ट फार्मूला आप यहाँ भी कॉपी करोगे, राइट। अब ये स्मार्ट फार्मूला को कॉपी करने के लिए क्या करना है, आपको ये ट्रेंड समझना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को आपको सेम रखना है। और ये किस है, कौन सा है, ये C29। आप ये देखिए C29 कहाँ है, ये है C29, राइट। C29 को मूव नहीं होने देना है, ठीक है। C29 का C30 नहीं होना चाहिए, C31 नहीं होना चाहिए, राइट। बट C का D हो सकता है, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा फ्रॉम दिस कॉलम टू दिस कॉलम, इट शुड अलाउ मी टू डू दैट, है ना। तो इसलिए मुझे क्या लिखना है, जैसे हमने कॉमन साइज ऑफ इनकम स्टेटमेंट में किया था, डॉलर साइन हमें 29 के सामने लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब इसको करने के बाद में मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेसिकली फॉर द फुल एसेट साइड आई कैन जस्ट कॉपी दिस। मैं शॉर्टकट करूं या फिर स्मॉल, चलो सिंपल वे कर लेते हैं, राइट क्लिक फॉर्मूला। ठीक, अब ये फॉर्मूला हो गया, तो आप देख सकते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट मेरे पूरे एसेट साइड का बन गया है। चलिए सेम चीज़ लायबिलिटी साइड का भी कर लेते हैं फटाफट। इक्वल टू, ये है हमारी लायबिलिटीज वैली 95.9 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटी 16154.8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.6%। स्मार्ट फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम ये डॉलर लिख देंगे 61 के सामने, और इसको करेंगे कॉपी, पूरा करेंगे हम सिलेक्ट, और इसी के साथ में यहाँ तक करने के बाद में राइट क्लिक, पे स्पेशल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कॉमन साइज स्टेटमेंट कैलकुलेट। अब बस एक चीज़ और जो कई बार हो जाती है, कि जैसे ये हेडिंग है लायबिलिटीज़ की, या फिर ये जो रो है वेकेंट था, राइट, एंड खाली था, तो ये सब ज़ीरो ज़ीरोज़ आप इसको हटा सकते हैं, एक्चुअली इसकी ज़रूरत है नहीं। तो बस आपको ये छोटी सी चीज़ करनी है, बट दिस इज़ फाइन, क्योंकि इतना टाइम तो आप डाल ही सकते हैं सब कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज़ तो फॉर्मूला लिखते लिखते आप थक ही जाएंगे बुरी तरह। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा क्लीन अप कर रहा हूँ मैं। एक बार ये क्लीन अप हो गया, अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अब आप खुद इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है। एक बार आप सोच के देखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें, है ना। बैलेंस शीट में हमने हर चीज़, हर आइटम को टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज से डिवाइड करी थी, राइट। अब यहाँ पे अगर आप एक एक करके ट्रेंड देखना चालू करें, तो आपको ट्रेंड दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। आप जैसे ये देखिए, सबसे पहला वाला ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो 2020 में 29.5% पे था, वो अभी कितने पे है, 14.9%। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, है ना। क्वेश्चन अपने को मिला, अपने को समझ में आया ये कि भाई
अभी हो क्या रहा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि राइट क्वेश्चंस क्या पूछना है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल इंटेंसिटी, बेसिकली जो एसेट जो यूज करते थे एशियन पेंट्स 2020 में, वो सेम अमाउंट ऑफ एसेट्स अब 2024 में यूज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली द कंपनी शिफ्टिंग टुवर्ड्स एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटसोर्स कर रहे होंगे कहीं से, तो कहीं ना कहीं से तो बन रहा है ना, राइट। हो सकता है आउटसोर्स हो रहा होगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू इन्वेस्टिगेट इन द एनुअल। लाइकवाइज अगर आप ये देखें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था 0.9% इन 2020, बट नाउ इट इज 9%। तो ये हो गया, बढ़ गया ना ये। तो ये क्यों हुआ, तो देयर वुड बी एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि धीमे धीमे करके एसेट्स बना रहे हैं एशियन पेंट्स। सो कैपिटल अनाउंसमेंट किया होगा, ये आपको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस वाले सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये परसेंटेजेस एक्चुअली काफ़ी कम है। इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहे हैं, 6.5% था पहले, अब ये 2.7% है। तो अगेन आप सेम चीज़ और सेम एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ये बेसिकली नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इन्वेंट्रीज, राइट। इन्वेंट्री कितना था पहले, 21%, अब ये घटा यहाँ पे, फिर 26.8% हो गया। कोविड, राइट, कोविड के टाइम पे बिक्री नहीं हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेंट्री आपके पास बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर धीमे धीमे करके अब ये वापस रिड्यूस होके एक स्टेबल लेवल पे आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स, आप नोट कीजिए ट्रेड रिसीवेबल्स पहले 11.1% था, फिर 12.8, 16.8, 18%, अब 16.3%। तो आपको ये समझना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स में इतना ऐसा क्या हो रहा है कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। पहले ये 11%, 12% होता था, अब क्या कोई क्रेडिट पॉलिसी चेंज हुई है जिसके कारण रिसीवेबल्स इनको थोड़ा लेट मिल रहे हैं? ये हमें एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है। लाइकवाइज अब लेट्स स्क्रॉल डाउन, लेट्स फिगर आउट द इक्विटी सेक्शन। तो अभी सबसे पहले अगर हम इक्विटी सेक्शन देखेंगे तो अदर इक्विटी, ये देख सकते हैं कि 62.1% एंड अराउंड ये 60% के आसपास ही है, 60-62% के आसपास। तो बेसिकली एक अदर इक्विटी में आपका क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, जो आपका पूरा जो प्रॉफिट होता है हर साल जो हो रहा है वो एड अप होते जाता है। तो इसको एशियन पेंट्स अदर इक्विटी में इंक्लूड करती है। तो ये बेसिकली दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है फंडामेंटली कंपनी का, जो मतलब 62% ऑफ द टोटल बैलेंस शीट एक्चुअली इज कमिंग फ्रॉम दैट, राइट। नाउ लेट्स स्क्रॉल डाउन इवन फर्दर, अभी देखते हैं बोरोइंग्स, मतलब डेट लेवल्स आप देख सकते हैं 0.1%, हार्डली एनी डेट, राइट, हार्डली एनी डेट ऑन द बैलेंस शीट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं हर साल, बट इट इज़ नॉट रिलायंट ऑन डेट। दैट्स व्हाई दिस एशियन पेंट्स इज एक्चुअली फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। अब ये नेक्स्ट बोरोइंग्स जो हमने नॉन करेंट देखी थी, आप ये इधर पे करंट बोरोइंग्स भी देख सकते हैं, 2%, 1.6%। तो टोटल मिला के ये जो डेट लेवल्स हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा है नहीं अल्टीमेटली, राइट। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो ये हम एशियन पेंट्स के बारे में बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है फ्रॉम कॉमन साइज स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस पार्ट। अब एक और जो लास्ट चीज़ आपको समझनी चाहिए कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं इसमें। यूजुअली अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, कॉमन मिस्टेक्स ये होगी कि आप केवल लेट्स से केवल चेंज को ही देख रहे हैं, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द रीजंस बिहाइंड इट। आप केवल ये देख रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है, ओके, बट आपको रीज़न पता करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एनालिसिस का कि आपको रीज़न पता होना चाहिए, इसलिए आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा और ये नंबर्स के साथ में आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड होता है कि एक साल, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अच्छा है कि हमें पता चल गया इसका मतलब कि स्पेसिफिक 1 ईयर में के परसेंटेज को लेके आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको इंटरप्रेट ना करें। मतलब ये कि अब ये 55.1% हो गया तो इसको जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑड ईयर था, इसको छोड़ के आप अगर बाकी ईयर्स को देखेंगे तो आप उस हिसाब से वो ट्रेंड एनालिसिस करें,
ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक होती है कई बार। एक साल को देख के हम लोग अपना पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन उसको ऐसा ना करें, हमें टोटलिटी में देखना चाहिए कि क्या हुआ है। और थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है कि जैसे इनकम स्टेटमेंट का हमने कॉमन साइज बनाया है और सेम बैलेंस शीट का भी बनाया है, तो इन दोनों को हमें साथ में इंटरप्रेट करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि ये प्रॉफिट जो है इसका हाई क्यों है ना? यहाँ पे हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस ये सब फाइनेंस कॉस्ट जो है ये बहुत कम दिख रही है। और फाइनेंस कॉस्ट कम क्यों दिख रही है? इसका आंसर हमें मिलेगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैसे मिलेगा? क्योंकि आपकी बोरोइंग्स जो हैं वो बहुत कम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट बहुत कम होने वाली है। तो इसका जो एक बार आप टू एंड फ्रो करके एक बार देखेंगे तो आपको कंप्लीट पिक्चर दिखेगा। इसको आइसोलेशन में ना कीजिए, इसको कंप्लीट एनालिसिस करके आगे पीछे करके तुरंत ऐसे देखते रहिए, तो आपको पूरा का पूरा फ्रेमवर्क समझ में आएगा, राइट? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टैब है इसको ओपन कीजिए, ठीक है? अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, अब ऐसा सोचिए कि होता क्या है। हॉरिजॉन्टल मतलब आप अगर देख रहे हैं 2020, 2021, 2022, ये होता है हॉरिजॉन्टल, राइट? तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम करने की क्या कोशिश करते हैं कि ईयर ओवर ईयर, जैसे 2020 से 2021 में कैसा ग्रोथ रहा है रेवेन्यू का, लाइकवाइज 2021 से 2022 में कैसा ग्रोथ रहा है। तो ऐसे अगर हम ग्रोथ निकालेंगे हर साल में, तो हमें कुछ ट्रेंड्स दिखेंगे, कुछ स्लो डाउन्स दिखेंगे, कुछ वॉलेटिलिटीज़ दिखेंगी, राइट? तो वो समझने की कोशिश करते हैं हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, ठीक है? अब ये समझ में आ गया होगा, तो हम चलते हैं इसके फॉर्मूला में। फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला में हमें करना क्या है कि हमें देखना है 2 साल के बीच में कितना ग्रोथ हुआ है। और ग्रोथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रोथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा परसेंटेज टर्म्स में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिस्कल ईयर 2023 में कितने करोड़ का रेवेन्यू है एशियन पेंट्स का, 34,875.1, और ये बढ़ के 36,182.7 हो गया। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है इस ग्रोथ को परसेंटेज में। तो उसको करने के लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है। पहले तो हम निकालेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है? एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आएगा इसमें? एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब कितने करोड़ ग्रोथ हुई है। तो ये हो जाएगा 36,182.7 माइनस 34,875.1। तो ये हो गया एब्सोल्यूट डिफरेंस या एब्सोल्यूट ग्रोथ। ये कितना दिख रहा है हमें? 1307.62 करोड़। अब हमें सोचना है कि इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका बेस कितना था? ये था 34,875.1, इससे ग्रो होके 36,182.7 हो गया। तो ग्रो कितना हुआ? हमने ऑलरेडी निकाला है 1307.62। तो अगर हम इसको परसेंटेज में निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें एक सिंपल सा काम करना है। इस एब्सोल्यूट डिफरेंस को, जैसे 1307.6, इसको डिवाइड करना है बेस रेवेन्यू से, राइट? तो जब आप इसको करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ग्रोथ रेट। तो देखिए इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.75% ग्रोथ रेट, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अगर हम हर साल के लिए अगर करते हैं तो हमें ट्रेंड्स दिखेंगे, कुछ स्लो डाउन्स दिखेंगे, कुछ वॉलेटिलिटीज दिखेंगे, और हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो चलिए चलते हैं, यही सेम टेक्निक को अप्लाई करते हैं अपने पूरे टेम्पलेट में। और यहाँ पे है ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रो नंबर 58 ऑनवर्ड्स, ठीक है? तो ये देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो मैंने किया था ये केवल रेवेन्यू पे किया था, राइट? ये आप हर आइटम के लिए कर सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और आप कॉस्ट में भी कर सकते हैं, प्रॉफिट में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको सब पे करना चाहिए, और हमें पता चलता है उससे कि हर चीज़ का ट्रेंड, ठीक है? तो लेट्स डू दिस। यहाँ पे है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, ये रहेगा हमारा फिस्कल ईयर 2024, ठीक है? तो हमें ये देखना है कि 23 से 24 में ग्रोथ क्या हुई, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे 35248.9 माइनस 34253.4। तो इससे क्या हुआ, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, राइट? ये हमारा हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर क्या करना है? डिनोमिनेटर के लिए हमें डिवाइड करके
बेस ईयर को चूज़ करना है, वो होगा हमारा 2023 का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हो गया बेस ईयर। अब देखते हैं ये परसेंटेज ग्रोथ कितनी आई है। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ये कितना है 2.9%। ठीक है, तो 2023 से 2024 में ये 2.9% ग्रोथ हुआ है। अब क्या करते हैं, हम सिंपल एक चीज़ कर सकते हैं, यही सेम फॉर्मूला को हम कॉपी करेंगे और अगर पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर साल का ग्रोथ हमें मिल जाएगा। देखिए हम 2021 को ऑब्जर्व करते हैं, मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये क्या है फॉर्मूला में D5 माइनस C5, तो ये क्या कर रहा है 2020 और 2021 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस को नोट कर रहा है और उसके बाद में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, बेस ईयर से। ठीक है, 2020 इज द बेस ईयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्रोथ कैसी रही है 7.1%, 34.5%, 18.8% और 2.9%। तो देखिए अब ये ट्रेंड आपको जब देखने को मिलता है तो आप ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल रही है कि अच्छा ग्रोथ जो हुई थी 2022 में वो काफ़ी अच्छी हुई थी। तो क्या रीज़न था? हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कॉमन साइज स्टेटमेंट में कि 2021-2022 एक स्पेशल ईयर था, राइट? जहाँ पे कोविड का प्रॉब्लम हुआ था और कोविड के कारण सारे के सारे जो फाइनेंशियल्स हैं वो इधर से उधर हो गए थे। तो जब 2022 के हम फाइनेंशियल्स देख रहे हैं तो कोविड का जो लॉकडाउन है उस पीरियड से बाहर आ गए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ने लग गया था, राइट? तो वो सडन जंप इसलिए था क्योंकि फिस्कल ईयर 2021 में रेवेन्यू काफ़ी कम था। आप इधर देखिए, ये देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू कम था, जैसे ग्रो होना चाहिए था वैसा नहीं ग्रो हुआ और उसके बाद में सडनली जंप हुआ कोविड के बाद में, राइट? तो ये सब ट्रेंड हमें देखने को मिलता है किससे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से। तो आपने ये देखा कि फॉर्मूला में मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में एब्सोल्यूट डिफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक शॉर्टकट, आपको सिंपल यूज़ करना है। इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है इक्वल टू 35248.9 डिवाइडेड बाय 34253.4 माइनस 1। देखिए वो मैंने एब्सोल्यूट नंबर नहीं निकाला, मैंने क्या किया है, मैंने केवल इस नंबर को डिवाइड किया है प्रीवियस नंबर से और -1 लिखा है और ये फॉर्मूला आपका ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर देगा। देखिए कैसे करेगा, देखते हैं कितना आया। देखिए आंसर सेम आया 2.9% और अगर मैं ये कॉपी करूं और पेस्ट करूं बाकी सारे ईयर्स में तो आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को समझते हैं। ये क्या लिखा है, G5 डिवाइडेड बाय F5 माइनस 1 और पुराना वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, पुराना वाला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ फिर से यहीं पे। ये देखिए क्या लिखेंगे, G5 माइनस F5, राइट, इसमें ब्रैकेट लगेगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा ये F5 इधर पे। ठीक है, तो अब आप इस फॉर्मूला को देखिए, मैं इधर पे इसको कॉपी पेस्ट भी करता हूँ और आप इस फॉर्मूला को समझिए कि इसमें अगर आप इसको G5 अब इसको एक्सपैंड कीजिए, ये नंबर जो है डिवाइडेड बाय F5 ये क्या हो रहा है, G5 से भी डिवाइड होगा और F5 से भी डिवाइड होगा। तो इवेंचुअली क्या आएगा, इवेंचुअली आंसर क्या आएगा आपका, इवेंचुअली आंसर आपका यही आएगा। देखिए, राइट? सो फॉर्मूला क्या है, ये हम सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बात बात पे हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इस फॉर्मूले को ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो एक लास्ट चीज़ और कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये पहला वाला जो सेल है इसको मैंने ऐसे ही डार्क रखा है, मैंने इसमें फॉर्मूला में कैलकुलेशंस नहीं करी है, राइट? अब इस फॉर्मूला को जब मैंने कैलकुलेट नहीं किया है तो क्यों नहीं किया बताइए। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, देखिए फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, हैश वैल्यू। हैश वैल्यू क्यों मिला, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसको चाहिए प्रीवियस ईयर का नंबर और हमने अभी इसमें क्या किया 5 साल के ही नंबर्स लिखे। तो अगर 6 साल के नंबर्स होते तो ये वैल्यू कैलकुलेट होती, लेकिन 5 साल के ही है तो इसलिए ये पहला वाला ईयर जिसमें ग्रोथ रेट है उसमें मिसिंग आएगा, ये वैल्यू हैश वैल्यू आएगा, राइट? तो ये हो गया एरर और इसका भी आप ध्यान रखें। तो चलिए अब हमने जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है फॉर वन लाइन आइटम तो हम ये बाकी सब के लिए भी हम कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को तो बड़े ही सिंपल तरीके से हम बाकी सारे इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कॉपीइंग दिस ब्लॉक पूरा का पूरा
और एज इट इज़ हम नीचे तक लेके जाएंगे इसे पूरा एंड तक के। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और ये फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे तो सारे के सारे लाइन आइटम्स जो आपके हैं उसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसी किसी में एरर आ रही है, जैसे हैश डिव एरर है, तो आप अगर इसमें क्लिक करके देखेंगे तो क्या हुआ है इसमें हैश डिव एरर, इसलिए क्योंकि ये ज़ीरो है इसका बेस, है ना? तो ये सब आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने कर लिया है इसका कैलकुलेशन कंप्लीट। तो हमें ये पता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता क्या है और हमें अब ये समझ में आ गया है कि कैलकुलेशंस करते कैसे हैं। तो चलिए अब चलते हैं इंटरप्रिटेशन में, देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता क्यों है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बहुत ही काम आता है। आप जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रो हो रहा था बट इधर पे स्टैग्नेट हो गया, राइट? लाइकवाइज अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, आप सेल ऑफ सर्विसेज में देख सकते हैं क्या हो रहा है। सेल ऑफ सर्विसेज में वी कैन सी कि ये जो है ये ग्रो कर रहा है 100% ईयर ओवर ईयर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली एशियन पेंट्स कोशिश ये कर रहा है कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जैसे कि डिज़ाइन हो गया या इंस्टॉलेशन सर्विसेज है, उसमें थोड़ा सा बंडल करने की कोशिश कर रहा है अलॉन्ग विद सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? इसीलिए ये 100% ग्रोथ दिख रही है, राइट? लाइकवाइज अगर हम देखें तो अदर इनकम भी हमें दिखता है कि अदर इनकम -0.4, 25.4, 1.7 और 78% है। तो अगर ये 78% है आफ्टर बीइंग फ्लैट फॉर सो मेनी ईयर्स, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये हमें ज़रूर इस बात पे कोशिश करनी चाहिए, एनुअल रिपोर्ट में ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम एक और चीज़, आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हैज़ डिक्रीज्ड ओवरऑल, है ना? यहाँ पे ग्रोथ हुई है लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हैज़ डिक्रीज्ड, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लाइकवाइज अगर आप देखें ये मार्जिन्स को देखते हैं, ठीक है? तो 2022-2021 तो ये कोविड पीरियड था, तो ये तो समझ में आता है कि एबिटा के जो नंबर्स हैं वो हमें बराबर नहीं दिखेंगे। बट अगर आप ये देखें कि रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय ओनली 18.3 एंड 3.7%, लेकिन एबिटा जो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एक तरीके से दिखाता है वो ग्रो हुआ है 28.2 और 24.5%। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, राइट? इसका मतलब ये है कि एशियन पेंट्स ने अपने कॉस्ट को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है ना? आप और भी ट्रेंड्स देख सकते हैं वैसे यहाँ पे, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये क्या था, ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था या क्या हुआ? तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको ढूंढनी पड़ेंगी, एनुअल रिपोर्ट्स में देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में, फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट हैज़ इंक्रीज, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मे बी इन्होंने लीज लायबिलिटीज़ ज़्यादा ली हैं या फिर बोरोइंग कॉस्ट्स बढ़ी है या फिर मोर ऑब्लिगेशंस हैव बीन टेकन। तो क्यों बढ़ रहा है ये नंबर, ये सब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और फिर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली। आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हुआ? रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ 18.3%, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कितना ग्रोथ हुआ? 35, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, 35.8%। मतलब कॉस्ट पे इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ग्रो, यू कैन सी, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, राइट? तो ये सब कमाल की चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं रेशियो एनालिसिस के, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करने पे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो नंबर 3, ट्रेंड एनालिसिस। तो पहले हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एशियन पेंट्स में और समझेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। तो इसको करने के लिए पहले हम एक स्टेप पीछे लेते हैं और समझते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमने क्या किया था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये किया था कि हम कोशिश कर रहे थे हर साल कितना ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू हो सकता है, कॉस्ट, एबिटा, प्रॉफिट, तो हम वो ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और हमें पता चल रहा था कि अच्छा ईयर ओवर ईयर कैसी ग्रोथ होती है और हम उसके बेसिस पे हमने अपना एनालिसिस रखा था।
अब देखिए ट्रेंड एनालिसिस में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है या रेवेन्यू है या जो भी आइटम को हम चूज करेंगे उसका डायरेक्शन और मोमेंटम कैसा है ओवर टाइम। लाइक अगर हम एक बेस ईयर को चूज करते हैं सबसे पहले, जैसे कि ये 2020, ओके, 2020 से रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हुआ ओवर टाइम, तो ये बेस ईयर हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में चेंज होते जाता था। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे, राइट, ग्रोथ जब कैलकुलेट करते थे तो ये हमारा बेस ईयर 2020 था। नेक्स्ट ईयर के लिए हमने क्या किया, बेस जो है हमारा चेंज होके 2021 हो गया था। इसमें क्या करेंगे, हम बेस को सेम रखेंगे, बेस हमारा यही रहेगा, और इसके रिलेटिव में कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवर इयर्स, ये हम एनालाइज करते हैं ट्रेंड एनालिसिस में। चलिए चलते हैं, करते हैं पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसा होता है ये। करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पहुँचिए 86 रो नंबर में, और पहला स्टेप तो ये रहेगा कि कौन से लाइन आइटम्स के लिए हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो मैंने बस ये 3 आइटम्स लिए, आप और ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। पहले मैं ये करूँगा कि पहले जो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि टोटल इनकम 20515.6, तो इसको हम लिंक करके पहले यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। सिमिलरली एबिडा की वैल्यू भी लेके आ जाते हैं। एबिडा कितना है, 4466.1 करोड़, ठीक है। और लाइकवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है इसमें, 2779.1, ओके। तो ये हो गया हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब यहाँ पे एक जो रो नंबर 91 ऑनवर्ड्स है, मैंने वही सेम आइटम्स को दोबारा लिखा है। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। अब हर आइटम, जैसे कि टोटल इनकम रिलेटिव टू 2020 कैसे मूव कर रहा है, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो ये है कि 2020 कंपेयर टू 2020 विल बी 100%, ठीक है। 2020 कंपेयर टू 2020 सेम नंबर है तो वो 100% ही रहेगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं 2021 डिवाइडेड बाय 2020। अब हम क्या कर रहे हैं, बेस ईयर 2020 रखने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है, हम ये ग्रोथ नहीं निकाल रहे हैं इसमें, हम ये देख रहे हैं कि ये 100% था तो 100% से ये कितना मूव हो गया, 107.3%, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, चलिए फिर से ये हो गया 29481.3 डिवाइडेड बाय, ये नहीं करेंगे हम 2021, बेस ईयर हमारा क्या है 2020 है, 20515.6, तो ये कितना बढ़ गया 143.7% हो गया। तो पहले ये $100 या 100 रुपीज़ होता तो ये 2 साल के बाद 143.7 रुपीज़ हो गया, ऐसा आप समझिए, ठीक है। लाइकवाइज इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं, 2023 डिवाइडेड बाय 2020, राइट, और ये हो गया 170%, और फाइनली 2024 डिवाइडेड बाय 2020, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चला, ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल जो ग्रोथ हुई है 1 2 3 4 साल में, राइट, फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, तो ये ग्रोथ हुई है 176.4% माइनस 100%, तो ये ग्रोथ हुई है 76.4% की, ये 4 साल में क्यूमुलेटिवली। तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके, अगर ये 100 रुपये था तो ये 4 साल में कैसा हुआ, ठीक। तो ये हम दिख रहा है कि 76.4% हुआ है। तो यही सेम चीज़ हम बाकी लाइन आइटम्स के लिए भी कर रहे हैं, जैसे कि एबिडा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, हम फिर से ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, इसको स्मार्टली लिखेंगे। हम बार बार इसको लिंक कर रहे थे, तो विच इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, राइट। आपने ये सीखा है पिछले वीडियोज़ में भी। तो ये स्मार्ट फॉर्मूला क्या होगा, स्मार्ट फॉर्मूला ये होगा कि आपका ये जो कॉलम है डिनोमिनेटर में, ये नहीं मूव करना चाहिए, आपका न्यूमरेटर मूव करता रहेगा। देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम है, C87 ही है, राइट। और इसको इंश्योर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप केवल एक ही चीज़ करेंगे, वो ये होगा कि ये जो कॉलम है C, इसको मूव नहीं करने दीजिए। इसके लिए आप बस एक डॉलर साइन यहाँ डाल दें, ठीक है। ये हमने डिस्कस भी किया प्रीवियसली भी, हम जब डिस्कस कर रहे थे कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आप बस डॉलर साइन यहाँ डालिए और एंटर कीजिए,
ठीक है, अब ये फॉर्मूला को आप सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पहले आपने देखा कि मैं एक-एक करके फॉर्मूला डाल रहा था, अब ये सिंपल सिंगल फॉर्मूला से सारा काम हो गया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है, ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो आपका यही सेम चीज़ एबिडा के लिए कैलकुलेट हो जाएगी, देखिए, राइट? और ये देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए भी, ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं कि एबिडा जो है वो कितना ग्रो हुआ है ओवर अ 4 ईयर पीरियड। ये देख सकते हैं, जब आपका टोटल इनकम जो टोटल रेवेन्यू ग्रो हुआ था 76.4%, एबिडा ग्रो हुआ है 85.2%। मतलब एबिडा ज़्यादा ग्रो हुआ है, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एशियन पेंट्स एक्चुअली अपने कॉस्ट को बहुत ही टाइटली कंट्रोल करके रखा हुआ है उन्होंने। मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन करते रहते हैं ये लोग, लग रहा है। लाइकवाइज़ लेट्स डू दिस फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आप ये देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने क्या देखा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्चुअली 100% ग्रोथ दिख रहा है। जहां आपका इनकम जो रेवेन्यू है, आपका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 76.4%, ऑन द अदर हैंड वी सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो एक्चुअली डबल हो गया है वहाँ से। सो दिस इज अमेजिंग थिंग टू नोट। और ये हमें पता चलता है केवल ट्रेंड एनालिसिस से, राइट? इसका मतलब एक्चुअली ये है कि कॉस्ट में इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज तो ऐसा होता है टिपिकली कि आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो कॉस्ट आपकी कई बार उससे ज़्यादा बढ़ती है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनफैक्ट और कम दिखता है। बट एशियन पेंट्स में एग्जैक्टली उल्टा है, रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो गया, राइट? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें केवल ट्रेंड एनालिसिस से ही पता चलती है। और एक और चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, जब आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं तो ये आप सबसे पहले तो कोई भी लाइन आइटम जो आपको लगता है उसको हमें देखना चाहिए तो आप वो चूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सारे लाइन आइटम्स पे करके देख सकते हैं, दैट इज़ ओके। मैंने केवल ये 3 लाइन आइटम्स पे इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये 3 आइटम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेंसेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये बात थी। दूसरी ये कि आप इसको एक्चुअली ग्राफ़िकली रिप्रेज़ेंट करेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छे से और इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करने के केस में काम आएगा। जैसे कि अगर मैं ये पूरे के पूरे 5 साल का डेटा ले लेता हूँ, ठीक है? और ये मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा ग्राफ ऐड करेंगे, इंसर्ट, ठीक है? इंसर्ट करके आपको जाना है यहाँ पे और 2D लाइन चूज़ करनी है, ठीक है? 2D लाइन को चूज़ करते ही आप जब ग्राफ बनेगा आपका तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका ग्राफ जो है 100% पे था और 100% से 3 लाइन्स अलग-अलग मूव कर रही। तो चलिए इस चार्ट को थोड़ा-सा और रिप्रेजेंटेबल बनाते हैं और इंट्यूटिव बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 5 नहीं है, ये बेसिकली ईयर्स हैं, राइट? तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है? ये क्लिक करते ही राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करते ही सिलेक्ट डेटा पे आपको जाना है। सिलेक्ट डेटा पे आप जाएँगे क्योंकि ये मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं ये लेजेंड की एंट्रीज़ हैं और ये हॉरिज़ॉन्टल एंट्रीज़ हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिट, ठीक है? एडिट पे क्लिक करके आप बस ईयर्स सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया 2020 से 2024 तक के और ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं डेटा इसमें आ जाता है। और ओके करिए तो आपने देखा कि ये डेटा जो है फिजिकल ईयर 20, 21, 22, 23, 24। ओके, तो ये एक तो चीज़ ये है। सेकंड हमें ये देखना है कि यहाँ पे 100% था और ये 100% से मूव करके 200%। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से तो दिख रहा है हमें बराबर से, लेकिन इसको और बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहले अगर हम ऐसा करें, इसको लाइन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऐड लेबल करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेजेस ऐड हो गए, राइट? अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही हौच-पौच लग रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप ये दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप ये इसको खींच सकते हैं, जैसे एक-एक आइटम को ऐसे खींच लीजिए कि दिस इज़ 173। हुँ? तो ये जो हो गया हमारा सेल्स वाला आइटम हो गया, ठीक है? 100% तो सारी आइटम्स के लिए है, जैसे कि एबिटा, टोटल इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना?
तो ये हमारा सेल्स मूव कर रहा है 100, 107.3, 143, 170 और 176.4। अब चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हम करते हैं नेक्स्ट, चलिए एबिडा को कर लेते हैं, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को करते हैं। राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 200% हुआ है। इसको ऐसे खींच लेते हैं। ओके, ये है 151% और ये है 111% और ये हमारा 115%, ठीक है। और इसको चाहे तो आप डिलीट कर दो, बार बार 100% लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ी सी अभी और क्लैरिटी आ गई है इसमें कि ये 100% था। 100% से जो सेल्स मूव किया तो वो गया 176% पे। बट आप देख सकते हैं एबिडा जो है, सॉरी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो मूव कर गया है 200% पे। तो इससे हमें पता चलता है विजुअली कि क्या हो रहा है। लाइक 2021 और 2022 के बीच में ग्रोथ रेवेन्यू की हुई, लेकिन एबिडा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ग्रो नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। बट उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सॉलिड जंप हुआ। तो ये विजुअली अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हो क्या रहा है और कहाँ पे कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको सब समझ में आएगी। तो इसी के साथ हमने कंपनी ट्रेंड्स जो है, जो फ्रेमवर्क का फर्स्ट पार्ट है, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। वर्टिकल एनालिसिस हमने सीखा, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सीखा और फाइनली इस वीडियो में हमने ट्रेंड एनालिसिस भी सीखा है। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रेशियो एनालिसिस मास्टरी करनी है तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी का पूरा फ्रेमवर्क ये आपको अच्छे से इंट्यूटिवली समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और इसी के साथ मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये मास्टर सीरीज़ का पार्ट है। और अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको पूरा का पूरा जो नॉलेज जो मैंने जेपी मॉर्गन में सीखा है वो आपको मैं सिखाऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में केस स्टडी लेके, जैसे प्रैक्टिकली हम एशियन पेंट्स में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कर रहे हैं, वैसे ही एक एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो होप आप इसमें मेरी मदद करेंगे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस रखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको इमीडिएटली अलर्ट मिलेगा।